कहावत आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर यदि लाठी ही टूट जाए या उसको तोड़ दिया जाए तो फिर भैंस किसकी? सवाल तो बनेगा ना। यूएस की जो दादागिरी इस दुनिया में चलती है, उसके पीछे उसकी वही लाठी है जिसे डॉलर के रूप में जानते हैं। अब जरा सोचिए कि उस लाठी को तोड़ने की कोशिश उससे जो दुश्मन राष्ट्र हैं या जो उसकी विचारधारा से विपरीत देश हैं, जैसे कि चीन या तो रशिया, वो तोड़ने की कोशिश करे तो समझ में आता है। लेकिन उसी के साथ ही यूरोप के देश ही उस लाठी को तोड़ने में लग जाए तो बात कैसी रहेगी? इसी प्रक्रिया को डीडॉलराइजेशन कहते हैं, और डीडॉलराइजेशन के लिए यूरोप के देश भी अब प्रयत्न शुरू कर चुके हैं और इस चीज ने फ्रैक्शन डाल दिया है ईयू के राष्ट्रों में, और यूरोपियन यूनियन में बहस छिड़ गई है कि दशा और दिशा अब हमारी क्या होगी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने तेजी से बढ़ते इस जियोपॉलिटिकल परिवार का। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के 3 देशों के बारे में मैं बात करूंगा और चौथा देश भी आपको यहां दर्शन देगा। सारी कहानी जो है वो वीडियो के एंड तक सारी समझ में आएगी। आप इस नक्शे में देखिए, एक बड़ा प्रमुख देश है फ्रांस, दूसरा देश नजर आ रहा है जर्मनी, और उन्हीं के साथ में फ्रांस से बॉर्डर शेयर करता है इटली। चौथा देश यहां पे नजर दौड़ाइएगा तो ये है बेल्जियम। ये सारी कहानी ये चल रही है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के अंदर वार्ता हो रही है कि यूरोप का भविष्य क्या होगा। क्या अमेरिका के साथ में चल के जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, या फिर अब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के नए जो रास्ते हैं उनको अख्तियार किया जाए। अब यहां हो क्या रहा है कि फ्रांस और इटली के विचारों में मतैक्यता नहीं है, जबकि जर्मनी और इटली एक मंच पे आके बैठे हुए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ये मीटिंग चल रही है। विस्तार से इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में चीजें समझाऊंगा। पहले खबर देखते हैं। खबर द हिंदू में आज यानी 12 फरवरी 2026 को सुबह 11:32 पर प्रकाशित होती है। लिखा है, ईयू लीडर्स मीट टू काउंटर प्रेशर फ्रॉम रशिया, चाइना एंड ट्रंप। बड़े आश्चर्य वाली खबर है ये। यूरोप के देश जब मीटिंग करने बैठे और तनाव के बारे में बात करें, वहां पे ये नाम थोड़ा सा अखर रहा है। और दूसरी अखरन इस बात पे हो रही है कि रशिया के साथ चीन और चीन के साथ में ट्रंप, ये अजीब सा ट्रॉइका कैसे बना। यानी यूरोपियन यूनियन के देश रशिया और चीन के खिलाफ या उसके तनाव को लेकर के चिंता करते तो समझ में आता, अब वो अमेरिका को लेके भी चिंतित होने लगे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब दोस्ती उस लाठी को तोड़ेगा तो फिर भैंस किसकी होगी, सोचने वाली बात है। अब यहां चर्चा क्या चल रही है? चर्चा ये चल रही है, वन की इशू इज हाउ मच ऑफ द ईयू डिफेंस स्पेंडिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग फ्रॉम ईयू आर्म्स कंपनी। कि बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपियन यूनियन जो हथियार खरीदता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से वो लेते हैं। अब चर्चा यह है कि साहब अमेरिका को पैसा क्यों दिया जाए? अमेरिका जब हम पे परेशान ही कर रहा है तो क्यों ना यूरोप की अपनी कंपनियों को ही बिल्ड कर लिया जाए? क्यों वो जो ऑलरेडी वहां कंपनियां हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाए और अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जाए। लेकिन साहब जो गहराई में जब गए तो खबर और ये निकली कि यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार को यानी 12 फरवरी 2026 को बेल्जियम के एक महल में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि 27 देशों का यह समूह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शत्रुता, देखिएगा सर एक एक शब्द को, ये द हिंदू की उस खबर का हिंदी ट्रांसलेशन है, चीन की दबावपूर्ण आर्थिक रणनीति और रूस की हाइब्रिड खतरों का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर के ये सारे देश एक जगह आए हैं और ये विचार कर रहे हैं कि रूस, अमेरिका और चीन से कैसे आखिर में हम निपटेंगे। तो ये 3 देशों का ट्रॉइका परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि हालिया समय में जब से एक न्यू स्ट्रैटेजी ये लेकर के आया था, क्योंकि रशिया के साथ में जब मीटिंग हुई 15 अगस्त 2025 को अलास्का में, उसके बाद में बदले बदले सुर जब ट्रंप के नजर आए और जिस तरीके से ट्रंप ने जो यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर जेलेंस्की को पूरा अलग थलग कर दिया और कह दिया कि भाई नहीं, यूक्रेन के तो टुकड़े होंगे, टेरिटरी का स्वैप होगा, वहां से फ्रैक्शन बहुत बड़ा शुरू हो गया था। रही सही कसर इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ने पूरी कर दी, क्योंकि उसके बाद तो जो ट्रंप का व्यवहार था यूरोपीय राष्ट्रों के लिए, वो एक तरह से उनको भी लगा था भाई एकाएक ये दिन में रात और रात में दिन कैसे हो गया। यहां पे सब चीजें, वक्त, जज्बात अमेरिका के क्यों बदल गए? जब इसने अपनी एक टॉप लेवल पे पहुंचा और ग्रीनलैंड को लेकर परेशान करना शुरू किया, कनाडा के जो एक बहुत ही बड़ा अल्बर्टा एक राज्य है जो तेल से काफी समृद्ध है, उसको अपने हक में करने की जब बात कही,
तब ये समझ में आ गया कि ट्रंप जो है वो किसी का सगा नहीं है, वो किसी भी वक्त में हमें धोखा दे सकता है। रही सही कसर उस पुराने बात ने पूरी कर दी थी, जो कि ये टैरिफ जो ईयू के ऊपर लगाया गया था ट्रंप की तरफ से, तो वो तो एकदम ही नागवार था। कारण क्योंकि ट्रंप का यानी अमेरिका का और ईयू के रिलेशंस को ही समझिए कि जैसे घर परिवार पे ही कोई टैरिफ लगा दे, तो ये सब बातों को लेकर के वो आशंकित हुए कि भैया हमें अब बचाव करना चाहिए। यहां पर एंट्री होती है बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की। बार्ट डी वेवर की जो स्टेटमेंट है वो आपको और गहराई समझने में मदद करेंगे। थोड़ा पढ़िए उन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा है कि हम सभी जानते हैं, यानी सबको कह रहे हैं, 27 देशों के समूह को, क्योंकि बेल्जियम में हो रही है, वो भाषण दे रहे थे। हम सभी जानते हैं कि हमें अपना रास्ता बदलना होगा और हम सभी दिशा भी जानते हैं। यानी दिशा का मतलब यह है कि रास्ता बदलना होगा का मतलब कि वर्तमान का रास्ता कौन सा है। वर्तमान का रास्ता है ईयू का अमेरिका पे निर्भरता या अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध, तो ये तो वर्तमान रास्ता है। रास्ता बदलना होगा जिसको हम सभी जानते हैं। कहने का मतलब हमें अब इंडिपेंडेंट होना होगा और अमेरिका की उस निर्भरता से बाहर निकलना होगा। अब मेरे साथियों, चिंताजनक बात अमेरिका के लिए यहां यह होगी कि यदि यूरोप के उस पूरे कैंपस में जो उसका एक मजबूत अम्ब्रेला है, वहां पे ये बातें होना शुरू हो चुकी है, तो ये डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस का मील का पत्थर साबित होगा और इससे पूरी दुनिया के लिए एक, जिसको हम आर्थिक आजादी की सांस की बयार मेरी नजर में यहां से शुरू होती हुई दिख रही है। अब थोड़ा देखिए, क्योंकि जो हरकत अभी डेनमार्क के केस में हुई है, जो हरकत अभी कनाडा के केस में हुई है, उससे यह तो स्पष्ट है कि नाटो के अंदर फ्रैक्शन डेवलप हो चुके हैं। रही सही कसर यूरोपियन यूनियन में भी हो रही है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन भी अब कोलैप्स की कगार पे है। यूनियन किसे कहते हैं? संगच्छत्वम संवदत्वम, साथ चलेंगे साथ रहेंगे। अब साथ में वैचारिक अंतर पैदा हो गया। ये वैचारिक अंतर कैसे आया ये समझिए। सबसे पहली बात, रशिया का मुद्दा चल रहा है। रशिया को लेकर के भले ही यूक्रेन को लेके या अमेरिका को लेके चीजें बदली हो, लेकिन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन नेशन के थॉट आज भी वही हैं। उनको ये रशिया के अंदर एक भय नजर आता है और लगता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो रशिया को लेके जो भय है वो ये है कि अब ये ट्रेडिशनल वॉर ये नहीं कर रहा। केवल ट्रेडिशनल वॉर का डर नहीं है रशिया से, बल्कि साइबर, एनर्जी, मीडिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के माध्यम से भी दबाव बढ़ा रहा है। क्योंकि ये वही बात है कि जब हैंडशेक हुए अलास्का में, उसके बाद के अंदर पूरी पॉलिसी अमेरिका की चेंज हो गई। उसका ठीकरा यूरोपियन नेशंस जो हैं वो रशिया के माथे मढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई इससे पहले हम कैसे निपटे। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात, इनके दिमाग के अंदर जो तनाव देता है वो देता है चीन। कारण क्या है कि चीन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत डीप है, बहुत इंटेंसिव है और बहुत बड़ी मात्रा में चाइना अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करता है, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो किसी भी मार्केट में एंट्री करने के बाद में कॉम्पीट कर लेते हैं और दूसरे मार्केट को बीट कर देते हैं। इनकी चिंता यह है कि चीन बड़े पैमाने पर उद्योगों में सब्सिडी देता है, जो यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा को कठिन बना रहा है। तो दूसरा निपटारा ये लोग मिल बैठ करके रशिया के कॉन्टेक्स्ट में करना चाहते हैं। अब साहब यहां पे एक और बात समझ लीजिए कि इंडिया ईयू का जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये भी आंख की किरकिरी बड़ा बना था ट्रंप के, और ट्रंप को ये सुहाया नहीं था। कारण इसीलिए वहां के मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने तो ये लिखा था कि ये जो टैरिफ का खेल खेला ट्रंप ने, उसकी आड़ में यूरोप को लाभ मिल गया। यूरोप ने अमेरिका के, इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। बाद की कहानी खैर बदली है। इंडिया का भी एग्रीमेंट हुआ, उसमें हर दिन के कुछ अप एंड डाउन है। हमारे वीडियोस को एक बार आप देखिएगा, फॉलो करिएगा वीडियो की लिस्ट में जाकर के, आपको समझ में आएगा कि आखिर में खेल यहां चल क्या रहा है। एकदम इंसाइटफुल चीजें हैं, बिना किसी बायसनेस के राष्ट्रहित को प्रथम रख के हमने बोला है। अब जरा देखिए सर, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो डी डॉलराइजेशन वाली बात आई कि डॉलर के दुनिया को जिस तरह से कब्जा किया, अब उसके अपने साथी देश भी बाहर निकल रहे हैं। उसकी सारे स्ट्रक्चर को समझिए कि इसको लीड कर कौन रहा है। यहां पे जो 3 देशों की हमने चर्चा की, फ्रांस, इटली और जर्मनी, तो जर्मनी, इटली एक जगह बात कर रहे हैं, फ्रांस मजबूती से विरोध कर रहा है और बेल्जियम भी कहीं ना कहीं सुर के सुर जो है वो फ्रांस के मिला रहा है। आपको ये बात पता होगा कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन की विचारधारा ट्रंप से बहुत ज्यादा मैच नहीं करती, और इतिहास गवाह है इस बात का कि चाहे फिर वो नाटो की क्लब हो या तो वो ईयू का क्लब हो या किसी भी मंच पे भले ही फ्रांस और अमेरिका साथ साथ बैठे हैं, लेकिन बहुत मौकों के ऊपर जब कभी भी अमेरिका को यदि चुनौती अपने ही कैंपस में से कहीं से आई है तो वो आवाज फ्रांस की तरफ से उठी है।
फ्रांस यहां पे एक विपरीत, एक डिफरेंट विचार लेके चल रहा है, ये बड़ा स्पष्ट है। दूसरी चीज, जो जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्राइम मिनिस्टर, इनका झुकाव ट्रंप की तरफ है। मतलब ये अमेरिका के दोस्ती, अमेरिका के साथ सहयोग, सहकार में मजबूती से विश्वास कर रही हैं। और इसी पोजीशन की वजह से ये क्लियर हो गया कि एक तरफ ट्रंप जहां, माफ कीजिएगा, जो मैक्रोन जहां ट्रंप की खिलाफत कर रहे हैं, उसी यूरोपियन कैंपस में मेलोनी ट्रंप का सपोर्ट कर रही हैं। अब इन दोनों के बीच के जो संबंध हैं, बहुत सारे वीडियोस, फोटोज वायरल होते हैं, जिस मौके के ऊपर मेलोनी बड़ी तीखी नजरों से बहुत घूर करके मैक्रोन को देखा था, और वो बड़ा वायरल भी हुआ था। मतलब इन दोनों देशों के बीच की विचारधारा मैच नहीं होती। यहां पे एंट्री होती है फ्रेडरिक मर्ज की। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं। अब जर्मनी के चांसलर होने के नाते इनका एक विशेष स्थान यूरोपियन यूनियन में भी है। कारण कि जर्मनी एक प्रमुख देश है, नाटो के अंदर भी प्रमुख शक्ति है, और अमेरिका की तरफ इसका विशेष झुकाव है। मतलब यह भी फ्रांस के विपरीत मेलोनी के साथ अमेरिका के पक्ष की बात करता है। तो यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर दो ग्रुप जो बने, उसमें एक तरफ फ्रांस खड़ा है, एक तरफ जर्मनी और इटली खड़े हैं। अब साहब यहां हो क्या रहा है वो देखिए। जो फ्रांस है यानी इमैनुअल मैक्रोन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस डील है या जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां हैं, इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं पे मर्ज यानी जर्मनी के चांसलर और मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर ये कहती हैं कि हम विदेशी, यहां विदेशी का सीधा मतलब यूएस है, और यूरोप दोनों की कंपनियों के अंदर हम मामला सेट करके चलेंगे, एक तरफा हम काम नहीं करेंगे। यहां पर एक पक्ष और समझ लीजिएगा, फ्रांस भी बहुत बड़ी मात्रा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब है। तो फ्रांस यहां पे खुद के हित को भी देख रहा है। यह बात इटली, जर्मनी भी जान रहे हैं। तो उनके वहां अमेरिका के पक्ष में जाने के दो कारण हैं। एक तो अपने खुद के रिलेशन, दूसरा कहीं फ्रांस जो है वो मजबूती की तरफ ना बढ़ जाए। लेकिन सर बात यहां पे ये समझनी पड़ेगी कि यूरोपीय वरीयता की जो बात मैक्रोन कर रहे हैं, वो बहुत सारे यूरोपीय देशों को सुहा रही है, और उनके पक्ष में धीरे धीरे बयान आने शुरू हो चुके हैं। बेल्जियम उनकी शुरुआत वो कर चुका है। कारण क्या है? क्योंकि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है, अमेरिका का जो व्यवहार है वो खुद को प्रायोरिटाइज करके बैठा है। जैसा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख लीजिए, क्योंकि भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो 18 वर्सेस 0 का जो रेशो है, ये भी दिखा रहा है कि खुद को प्रायोरिटाइज किया है। तो यहां पे ये खुद को वरीयता देने की बात कर रहे हैं, और ये चीज अब धीरे धीरे फ्रैक्शन को बिल्ड करेगी। तो साहब यहां पे अब हुआ क्या है? जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर ये वैचारिक मतभेद बढ़ा, एक चीज और निकल के आती है कि हम यहां पे एक जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको क्यों ना कम कर लें। तो कहा जी कैसे कम करोगे? हम लेंडिंग क्यों ना करें, पैसे की उधार क्यों ना दे दें। मतलब यह है कि जो पैसा हम दुनिया से उधार ले रहे हैं, हम अपने ही देशों को आपस में उधार दें, तो हमारी डिपेंडेंसी घट जाएगी। खबर देखो द हिंदू की, उसी खबर का आखिरी का जो पैराग्राफ है वो क्या कहता है? मिस्टर मैक्रोन इज रिन्यूइंग हिज कॉल, यानी फिर से बात कह रहे हैं, फॉर द EU टू बी एबल टू बोरो मनी विच ही डिस्क्राइब्ड एज यूरो बॉन्ड्स फॉर द फ्यूचर। यानी ये जो यूरो बॉन्ड है, ये वैसा ही है जैसा कि हम ब्रिक्स की करेंसी लाने की बात करते हैं। ब्रिक्स क्या चाहता है कि जी हमारे ब्रिक्स की अपनी करेंसी हो, ब्रिक्स के अपने बॉन्ड्स हो, तो हमारी डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, डी डॉलराइजेशन कर दें। ये तो स्वाभाविक है, हम लोग तो चाहेंगे, ब्रिक्स तो चाहेगा, लेकिन ये यूरो बॉन्ड जो है ये तकलीफ दे रहा है। आगे देखिए, दैट वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ डॉलर। डॉलर की जो प्रभुता है उसको ये हेजेमनी को चैलेंज कर देगा। लेकिन मिस्टर मर्ज एंड मिसेस मेलोनी आर अवॉइडिंग द इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी कॉल्ड बाय द मारियो ड्रैगी, फॉर्मर हेड ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। मतलब ये दो देश कह रहे हैं नहीं जी, बड़े परिवर्तन नहीं करेंगे, हम अभी अभी आपस में कोई उधार नहीं देंगे, कोई ये यूरोबॉन्ड जैसी हम चीज लेके नहीं आएंगे। तो यहां से ये शुरुआत को मेरे दोस्तों जन्म दे चुका है, और ये विचार में निश्चित मानिएगा बहुत सारे देश फ्रांस के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो भी देश ये सोचेगा कि कल को हमारा भविष्य कहीं यूक्रेन जैसा, कहीं डेनमार्क जैसा ना हो जाए, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसीज का कुछ भरोसा नहीं है, और इस चीज ने डिप्लोमेटिकली किसकी जीत या किसकी हार तय की ये पता नहीं, लेकिन भविष्य में अमेरिका को नुकसान यहां होना तय है। और इस चीज ने यह भी सिद्ध किया है कि रशिया
और चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो किसी भी लेवल पे जाकर के ना तो अमेरिका के सामने सरेंडर हुई है, ना अमेरिका से किसी तरीके का लाभ की अपेक्षा लेके चले हैं, अपनी स्थिति मजबूत हुए हैं और दूर बैठ करके ही तमाशा जो है वो होता ना कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, तो दुनिया नाच रही है, ये खेल देख रहे हैं। ये इट इज कॉल्ड रियल डिप्लोमेसी। आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यूरोप का क्या भविष्य आप देखते हैं, क्योंकि जिस स्थिति में अभी फ्रांस लीड करेगा, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच का ये जो स्ट्रेस है, या तो ये जो मेलानी वर्सेस मैक्रोन का स्ट्रेस है, ये यूरोप के फ्रैक्शन का क्या आधार बनेगा, बताइएगा। एनालिसिस कैसा लगा, आपके आशीर्वाद का इंतजार कमेंट बॉक्स में मुझे रहेगा, जरूर से भेजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, हमारे हौसले को बढ़ाइएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।